देखो, आज का जो हमारा डिस्कशन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग सिलेबस के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आधारित है, जो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी यानी मौलिक विद्युत। राइट। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताएं और वीडियो नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मेरा पहला डाउट यही है कि एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आखिर है क्या, और इसमें विद्युत को कैसे परिभाषित किया गया है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो इलेक्ट्रिसिटी दरअसल इलेक्ट्रॉन या आवेशों का यानी चार्जेस का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह है। बस यही बेसिक डेफिनेशन है। अच्छा, तो चार्जेस का फ्लो होना। हाँ, और ये फ्लो दो तरह की होती है। पहली है स्टैटिक यानी स्थिर विद्युत जो अपनी जगह नहीं बदलती, और दूसरी होती है डायनामिक या गतिशील विद्युत। डायनामिक मतलब जो तारों में होती है? बिल्कुल सही। डायनामिक विद्युत वो है जो तारों या केबलों में बहती है। अब इसको समझने के लिए हमें मैटर यानी पदार्थ के बेसिक्स पर जाना होगा। हाँ, पदार्थ की स्टेट्स पर। हाँ, हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि पदार्थ की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन एक ट्रिक यूज करके याद रख लो कि एक चौथी स्टेट भी होती है। वो प्लाज्मा वाली स्टेट है ना? हाँ, प्लाज्मा। और डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ये है कि इसे 1920 में अर्विंग लैंगम्यूर ने खोजा था। लैंगम्यूर 1920 याद रहेगा। पर एक थ्योरी सवाल है जो मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है। अणु यानी मॉलिक्यूल्स और परमाणु यानी एटम में आखिर क्या अंतर है, जिस पर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं? देखो, इसको आसान भाषा में समझाता हूं। जो अणु होता है ना, वो स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट अवस्था में रह सकता है और उसमें पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं। ओके, अणु इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता, और यही वो यूनिट है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। अच्छा, तो रिएक्शंस में परमाणु हिस्सा लेता है। लेकिन इस परमाणु के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? नाभिक और कक्षा के साइज पर तो हमेशा सवाल आते हैं। उसके साइज को याद रखने की एक सिंपल ट्रिक बताता हूं। नाभिक या न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, इसलिए इसका व्यास 10 की पावर -14 मीटर है। 10 की पावर -14? राइट। जबकि कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो बड़ी होती है, तो उसका व्यास 10 की पावर -10 मीटर होता है। माइनस में छोटी वैल्यू यानी एक्चुअल में बड़ी। सही बात है, -10 बड़ा होता है। और साथ ही ये याद रखना कि इस न्यूक्लियस की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में की थी। रदरफोर्ड 1911 में, नोट कर लिया। अच्छा, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या एग्जाम क्वेश्चंस बनते हैं, खासकर उनके चार्ज, मास और डिस्कवरर्स के बारे में? ये तो मैच द कॉलम में बहुत आता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। इसकी खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। माइनस में कितनी वैल्यू होती है इसकी? इसका चार्ज होता है -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम्ब। ओके, -1.6 गुणा 10 की पावर -19। फिर आता है प्रोटॉन। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने 1886 में की थी। इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, +1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम्ब। दोनों का चार्ज सेम होता है, बस साइन अलग है ना? बिल्कुल। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग 1840 गुना भारी होता है। फिर तीसरा पार्टिकल है न्यूट्रॉन, जिसे 1932 में जेम्स चैडविक ने खोजा था। न्यूट्रॉन पर तो चार्ज नहीं होता ना? हाँ, ये न्यूट्रल या उदासीन होता है, पर इसको ट्रिक से याद रख लो कि न्यूट्रॉन नया है, इसलिए ये परमाणु का सबसे भारी कण है। हेवीएस्ट पार्टिकल। हाँ, सबसे भारी न्यूट्रॉन है। हाँ। राइट। आगे बढ़ने से पहले ध्यान दें कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताएं और वीडियो नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हाँ, जरूर। मेरा एक कंसेप्चुअल डाउट है आगे। अगर सभी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं, तो करंट सिर्फ कुछ ही चीजों में क्यों बहता है, सब में क्यों नहीं? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका जवाब छिपा है मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेप्ट में। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होता है? यह दरअसल बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक से ना बहुत कम बल से बंधे होते हैं, तो थोड़ी सी ऊर्जा मिलते ही ये अलग हो जाते हैं और फ्री हो जाते हैं। अच्छा, तो जो आखिरी ऑर्बिट में है, हाँ, वो इजीली फ्री हो जाते हैं। हाँ, और एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हाईलाइट कर रहा हूं।
ठोस धातुओं में यानी सॉलिड मेटल्स में करंट सिर्फ इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन से बहता है, सॉलिड मेटल्स में मुक्त इलेक्ट्रॉन से, और लिक्विड में? जबकि विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट आयनों के कारण बहता है। आयन्स के कारण। ओह। ओके, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन से और इलेक्ट्रोलाइट्स में आयन से, समझ गए। तो वस्तुओं पर ये आवेश या चार्ज की उत्पत्ति आखिर होती कैसे है? एग्जाम में थेल्स के फ्रिक्शन एक्सपेरिमेंट से क्या पूछा जाता है? देखो, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या असमान हो जाती है ना, अनइक्वल हो जाती है, तब कोई भी वस्तु आवेशित होती है। थेल्स के प्रयोग का एक डायरेक्ट एग्जांपल देता हूं। एग्जाम्पल से क्वेश्चंस बनते हैं काफी। जब कांच को रेशम या सिल्क से रगड़ते हैं तो कांच धनावेशित हो जाता है, यानी पॉजिटिव, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और रेशम ऋणावेशित यानी नेगेटिव होता है। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिव बनेगा। एग्जैक्टली। दूसरा एग्जांपल है एबोनाइट का। जब एबोनाइट को बिल्ली की खाल या कैट स्किन से रगड़ते हैं तो एबोनाइट नेगेटिव हो जाता है और खाल पॉजिटिव होती है। ओके, मुझे एक मैथमेटिकल डाउट भी है यहाँ। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल या फोर्स को निकालने के लिए एग्जाम में कौन सा नियम आता है? उसके लिए आएगा कूलम्स लॉ। इसका फॉर्मूला है F बराबर K गुणा Q1 Q2 बटा R²। F बराबर K गुणा Q1 Q2 बटा R²। हाँ, और इस फॉर्मूला में नियतांक K की वैल्यू डायरेक्ट रटनी होती है। K की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। 9 गुणा 10 की पावर 9। और वो जो एक कांस्टेंट होता है निर्वात के लिए? हाँ, एप्सिलॉन 0, जिसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, उसकी वैल्यू है 8.854 गुणा 10 की पावर -12 फैरेड प्रति मीटर। 8.854 गुणा 10 की पावर -12। ओके। और ये याद रखना कि वायु या किसी भी आम माध्यम के लिए एप्सिलॉन R की वैल्यू 1 होती है। राइट। मुझे एक बात विजुलाइज करने में दिक्कत हो रही है। ये जो फोर्स है वो एक आवेश से दूसरे आवेश तक आखिर पहुंचता कैसे है? क्या कोई स्पेसिफिक एरिया होता है जहां ये प्रभाव दिखता है? बिल्कुल, एक एरिया होता है। इसे ही वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और जिस रास्ते पर यह फोर्स ट्रैवल करता है उन्हें वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स। क्या ये रेखाएं असल में होती हैं? नहीं, ये बिल्कुल काल्पनिक होती हैं, इमेजिनरी और निष्कोण वक्र रेखाएं। अच्छा। और सिस्टम में यह हमेशा धनावेश या पॉजिटिव से शुरू होकर ऋणावेश या नेगेटिव पर समाप्त होती हैं। पॉजिटिव से शुरू होती हैं और नेगेटिव पर एंड होती हैं। हाँ, और इसमें से एक एग्जाम स्पेसिफिक ट्रिक क्वेश्चन बनता है, उदासीन बिंदु या न्यूट्रल पॉइंट पर। उदासीन बिंदु क्या होता है? और क्या दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं? देखो, जब दो समान आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, तो उनके ठीक मध्य में वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है। जीरो। इसे ही न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। अच्छा, दोनों आवेशों के बीच का हिस्सा जहां फील्ड 0 हो। और जहां तक काटने की बात है तो किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा या टेंजेंट उसकी दिशा बताती है। इसलिए दो रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि एक जगह पर दो दिशाएं नहीं हो सकती है ना? एकदम सही। और एक और जरूरी फैक्ट ध्यान रखो, किसी भी चालक या कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा शून्य होता है, 0। कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होता है। अच्छा, तीव्रता या इंटेंसिटी को एग्जाम में कैसे डिफाइन करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? तीव्रता का एक सिंपल फॉर्मूला है, E बराबर F बटा Q0। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि एकांग परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही तीव्रता है। E बराबर F बटा Q0। हाँ, ये एक सदिश या वेक्टर राशि है और जिसका SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है, N/c। न्यूटन प्रति कूलम, समझ गई। मेरा एक नया डाउट है। जब दो समान परिमाण या मैग्नीट्यूड के लेकिन विपरीत नेचर के आवेश बहुत पास रखे हों तो उसे क्या कहते हैं? इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? इसे वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं और इसके एग्जाम्पल्स एग्जाम में आते हैं, जैसे HCl, H2O, NH3, CH4 और CO2। ओके, डाइपोल के एग्जाम्पल्स। इसके आगे फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, जिसे P से दर्शाते हैं। P बराबर Q गुणा 2L। इस डाइपोल मूवमेंट का मात्रक और दिशा हमेशा कंफ्यूज करती है मुझे। इसको याद रखने की क्या ट्रिक है? मात्रक तो आसान है, किलोमीटर या cm, लेकिन दिशा के लिए ट्रिक यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल सिचुएशंस में पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है ना,
हाँ, अभी पढ़ा था। पर डाइपोल मोमेंट में ये हमेशा ऋणावेश या नेगेटिव से धनावेश या पॉजिटिव की ओर होती है। बस इसको उल्टे फील्ड के रूप में याद रखना है तो भूलोगे नहीं। अच्छा, उल्टा होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नोट कर लिया। अब इस चैप्टर का आखिरी बड़ा सवाल मेरा, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर हम इन पदार्थों या मटेरियल्स को कितने भागों में बांट सकते हैं? इनको हम मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में वर्गीकरण कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है चालक या कंडक्टर। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे ना? बहुत अधिक होते हैं, लगभग 10 की पावर 22 प्रति एकांक आयतन। इसीलिए इनका प्रतिरोध या रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इसके उदाहरण क्या होंगे? सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, पीतल, पारा और टंगस्टन इसके उदाहरण हैं। फिर दूसरी कैटेगरी आती है अचालक या विद्युत रोधी की, इंसुलेटर्स। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते होंगे? हाँ, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं, बिल्कुल नहीं के बराबर। इसीलिए इनमें धारा का प्रवाह संभव ही नहीं है और प्रतिरोध अनंत होता है। रबर और कांच टाइप की चीजें हैं ना? सही कहा। अभ्रक यानी माइका, पोर्सिलेन, रबर, पीवीसी, सूखी लकड़ी और कांच, ये सब इंसुलेटर्स हैं। और तीसरी कैटेगरी कौन सी है? तीसरी है अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं और बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर इसमें बहुत सूक्ष्म या थोड़ी सी धारा बहती है। ओके, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। एग्जाम में कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए जो क्विक रिवीजन फॉर्मूला हब है, क्या हम उन सभी महत्वपूर्ण सूत्र और क्रिटिकल वैल्यूज को एक बार जल्दी से देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, चलो सारे सूत्र एक साथ समराइज कर देता हूँ। सबसे पहला Q बराबर NE, फिर Q बराबर IT, डन। फिर फोर्स F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणा Q1 Q2 बटा R²। तीव्रता E बराबर F बटा Q और डाइपोल मोमेंट P बराबर Q गुणा 2L। ठीक है, और वो जो क्रिटिकल वैल्यूज डायरेक्ट पूछी जाती हैं? वो भी नोट करो। एक कूलम चार्ज में 6.28 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम है। राइट। K की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9 है और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.854 गुणा 10 की पावर -12 है। ओके, सारी वैल्यूज हो गई। और आखिर में एक और फिर रिपीट कर देता हूं। नाभिक का व्यास 10 की पावर -14 मीटर होता है और कक्षा का व्यास 10 की पावर -10 मीटर, मतलब सेमीकंडक्टर्स की। हाँ, जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के एकदम बीच में आते हैं। बिल्कुल। देखो, अगर हम एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करें ना, तो एक सेमीकंडक्टर के एकांक आयतन में या कह लो यूनिट वॉल्यूम में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 10 की घात 18 तक हो सकती है। 10 की घात 18? मतलब सुनने में तो ये काफी बड़ा नंबर लग रहा है। हाँ, नंबर बड़ा है, लेकिन अगर तांबे या एल्यूमिनियम जैसे प्योर कंडक्टर से तुलना करें ना, तो उनके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसीलिए ये पूरी तरह से करंट को फ्लो नहीं होने देते? एकदम सही पकड़ा। इसीलिए इनकी जो प्रतिरोधकता है ना या रेजिस्टिविटी, वो चालकों और अचालकों के बिल्कुल बीच में होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी बता दो जो एग्जाम में आते हो। हाँ, इसके बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन और सिलेनियम। अच्छा, सिलिकॉन तो हमारी सारी माइक्रोचिप्स में होता है ना? एकदम सही। और ये बीच की स्थिति इतनी खास इसीलिए है क्योंकि ये हमें एक ट्रैफिक पुलिस बनने की ताकत देती है। ट्रैफिक पुलिस? वो कैसे? देखो, चालकों में बिजली के प्रवाह को रोकना मुश्किल है, वहां गेट हमेशा खुला रहता है, और अर्धचालकों में गेट हमेशा बंद रहता है। कोई कंट्रोल नहीं है दोनों में। बिल्कुल, लेकिन सिलिकॉन जैसे अर्धचालकों के साथ हम अपनी मर्जी से इन गेट्स को खोल या बंद कर सकते हैं। ओह, अब समझ आया कि सिलिकॉन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हाँ, बिजली को ऑन और ऑफ करने की यही क्षमता बाइनरी लॉजिक का आधार है। हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर इसी पर टिके हैं। यार, मुझे ना एक बेसिक सा डाउट है अब। हाँ, पूछो। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये जो वैद्युत विभव है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम प्रॉपरली कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, इसको एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझो। मान लो एक बहुत खड़ी पहाड़ी है और तुम्हें एक भारी पत्थर को ऊपर की ओर धकेलना है। ये तो बहुत मुश्किल काम है, गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींचेगा। बिल्कुल। तुम्हें ऊपर ले जाने के लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। भौतिक विज्ञान की भाषा में इस पहाड़ी को हम वैद्युत क्षेत्र कह सकते हैं। ओके। तो किसी धन परीक्षण आवेश को या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से, मतलब
जहां कोई खिंचाव या धकेल नहीं है, वहां से वैद्युत क्षेत्र के किसी पर्टिकुलर बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है ना, मतलब जो वर्क डन होता है। हाँ, बस उसी कार्य को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। अच्छा, तो इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने का काम। और इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? इसका फॉर्मूला होता है V = W/Q0। जहां W हो गया हमारा वर्क और Q0 हो गया वो चार्ज। सही। तो इसका मात्रक क्या बना? वर्क का जूल और चार्ज का कूलम। तो जूल पर कूलम हो गया। और इसी को शायद हम वोल्ट कहते हैं ना? एकदम सही। दुनिया इसे वोल्ट के नाम से ही जानती है। और एक और चीज, अगर एग्जाम में डायरेक्ट पूछे कि किसी बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विभव क्या होगा, तो उसका सीधा फॉर्मूला है V = 1/4πε0 × Q/R। ठीक है, विभव तो क्लियर हो गया। लेकिन यार ये बताओ, विभव में जो ये दूरी के साथ बदलाव आता है जिसे हम विभव प्रवणता कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाँ वही, उसका और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का क्या कनेक्शन है? ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, दूरी के सापेक्ष विभव में जो परिवर्तन की दर होती है ना, उसी को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे हम dV/dr लिखते हैं। dV/dr। और एक बात हमेशा ध्यान रखना एग्जाम के लिए, ये एक सदिश राशि है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो इसमें डायरेक्शन भी होती है। बिल्कुल। और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यानी E, उसका और विभव प्रवणता का सीधा रिलेशन है। फॉर्मूला होता है E = -dV/dr। मतलब जो माइनस साइन है वो डायरेक्शन दिखा रहा है कि विभव घट रहा है। एकदम सही लॉजिक लगाया तुमने। वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा विभव घटने की दिशा में होती है, जैसे पहाड़ी की ढलान के नीचे की ओर। अच्छा, और अगर कैपेसिटर जैसी दो प्लेट्स हों तो? हाँ, अगर मान लो दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिनके बीच की दूरी d है और विभवांतर v है, तो यही फॉर्मूला बहुत सिंपल हो जाता है, E = V/d। तो इससे मात्रक भी बदल जाएगा क्या? हाँ, इसका मात्रक या तो वोल्ट पर मीटर होगा या फिर न्यूटन पर कूलम। दोनों सही हैं। अच्छा, एक एग्जाम अलर्ट क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल पूछो। अगर कोई आवेशित कण, मतलब चार्ज्ड पार्टिकल, एक समान वैद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है, तो उसका रास्ता या पथ कैसा होगा? इसको तो एकदम रट लो, ये एग्जाम में अक्सर आता है। इसका पथ हमेशा परवलयाकार होता है, मतलब पैराबोलिक। परवलयाकार यानी पैराबोलिक। ठीक है, याद रखूंगी। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, जो नॉर्मली हमारे घरों के तारों में बहती है। सही कहा। बहुत ही सिंपल शब्दों में, किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाह की दर मतलब टाइम के साथ कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। एकदम सही। फॉर्मूले के रूप में से लिखते हैं I = dQ/dt, या फिर अगर कुल आवेश Q है और टाइम T है तो सीधे I = Q/T। और मात्रा किसका एम्पियर होता है ना? हाँ, एम्पियर या फिर कूलम पर सेकंड। अब देखो, इसके प्रवाह के कुछ बहुत खास गुण हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या गुण है? पहली बात तो ये कि धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के बहने की विपरीत दिशा में बहती है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट जा रहे हैं तो करंट राइट जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों? करंट तो इलेक्ट्रॉन्स के बहने से ही बनता है ना? इसके पीछे विज्ञान के इतिहास की एक बहुत बड़ी और मजेदार गलती है। गलती? कैसी गलती? दरअसल बेंजामिन फ्रैंकलिन और शुरुआती वैज्ञानिकों का मानना था कि जो चीज तारों में बहती है वो धनात्मक चार्ज है, यानी पॉजिटिव चार्ज। तो उन्होंने तय कर दिया कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर बहेगा। अच्छा, तब इलेक्ट्रॉन्स की खोज नहीं हुई थी क्या? बिल्कुल नहीं। बहुत बाद में जाकर इलेक्ट्रॉन्स की खोज हुई जो कि ऋणात्मक होते हैं। तब पता चला कि असल में कण नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बह रहे हैं। तो उन्होंने अपनी गलती सुधारी नहीं? नहीं यार, पुरानी परंपरा इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसे बदला ही नहीं गया। अरे, ये तो काफी मजेदार फैक्ट है। हाँ, और करंट का जो वेग होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह धीमा नहीं होता। ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बाप रे, इतनी तेज! लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत धीमे चलते हैं ना? हाँ, इलेक्ट्रॉन्स की वास्तविक गति बहुत धीमी होती है। इसे ऐसे समझो जैसे एक पाइप पूरी तरह से कंचों से भरा हुआ है। मार्बल से? हाँ, अगर तुम पाइप के एक सिरे पर एक नया कंचा ढकेलोगी तो दूसरे सिरे से तुरंत एक कंचा बाहर गिर जाएगा। पहले कंचे ने पूरा सफर तय नहीं किया, लेकिन धक्के का प्रभाव तुरंत पहुंच गया। बिल्कुल। और तीसरी बात, ये हमेशा एक बंद परिपथ में यानी क्लोज्ड सर्किट में ही बहती है। अच्छा, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा है। हाँ, बताओ क्या डाउट है? अभी तुमने कहा कि धारा की दिशा फिक्स होती है, हाँ। कि वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जाएगी। हाँ, कहा तो था। तो जब दिशा फिक्स्ड है तो फिर इसे अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी क्यों मानते हैं?
वेक्टर क्यों नहीं? अरे वाह, ये बहुत ही वैचारिक और लॉजिकल डाउट है। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। तो रीजन क्या है इसका? देखो, दिशा तो है इसमें, लेकिन कोई राशि सदिश सिर्फ तब होती है जब वो सदिश योग के नियमों का पालन करे। अच्छा, वेक्टर एडिशन लॉज का। हाँ, धारा उन नियमों को नहीं मानती। कैसे? थोड़ा एग्जाम्पल दे के समझाओ ना। मान लो एक जंक्शन पर दो पानी के पाइप मिल रहे हैं, एक से 3 लीटर पानी आ रहा है और दूसरे से 4 लीटर। तो जो मुख्य पाइप वहां से निकलेगा उसमें 7 लीटर ही पानी होगा ना। हाँ, साथ ही निकलेगा। बस करंट भी ऐसे ही बीजगणित की तरह सीधे जुड़ता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तार एक दूसरे से 30 डिग्री के एंगल पर जुड़े हैं या 90 डिग्री के। अच्छा, एंगल का कोई असर नहीं होता। बिल्कुल, इसीलिए दिशा होने के बावजूद ये अदिश राशि है। समझ गई, ये काफी ट्रिकी पॉइंट था। अब देखो, धारा भी मुख्य रूप से 2 टाइप की होती है, डीसी और एसी, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट ना? हाँ, डीसी एक सीधी सड़क की तरह है। इसमें परिमाण और दिशा समय के साथ नियत रहती हैं, मतलब कांस्टेंट। तो इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती होगी? एकदम सही। इसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है ज्यादा? इसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, आर्क वेल्डिंग में और बैटरी चार्जिंग में। और दूसरी तरफ होती है एसी, जिसमें वैल्यू और डायरेक्शन लगातार बदलते हैं, लहर की तरह। हाँ, इसमें मान और दिशा एक फिक्स्ड रेट पर बदलते रहते हैं। और इंडिया में इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, राइट? एकदम सही। इसका इस्तेमाल हमारे घरों और इंडस्ट्रियल एरियाज में होता है, जैसे लाइट या हीटिंग के लिए। तो अगर मैं कंफर्म करूं तो डीसी का सोर्स हमारी बैटरी या जनरेटर होता है और एसी के लिए हम ऑल्टरनेटर का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल 100% सही है। और पता है, ऐतिहासिक रूप से एसी और डीसी के बीच एक बहुत बड़ी जंग हुई थी। अच्छा, एडिसन और टेस्ला वाली जंग? हाँ, और उसमें जीत एसी की हुई थी। ऐसा क्यों? डीसी में क्या बुराई थी? क्योंकि ट्रांसफार्मर की मदद से एसी के वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना बहुत आसान है। बिजली को सैकड़ों किलोमीटर दूर तक भेजने के लिए उच्च वोल्टेज चाहिए होता है, ताकि तारों में ऊष्मा के नुकसान को कम किया जा सके। डीसी में ये करना बहुत मुश्किल था। ओह, अब समझ आया कि हमारे घरों में एसी क्यों आती है। अब जब करंट किसी परिपथ में बहता है ना, तो उसके 5 प्रमुख प्रभाव होते हैं। 5 प्रभाव कौन कौन से? पहला है ऊष्मीय प्रभाव या हीटिंग इफेक्ट। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक हीटर या पारंपरिक बल्ब गर्म हो जाता है ना, वो इसी की वजह से है। रेजिस्टेंस की वजह से हीट निकलती है। सही। दूसरा है चुंबकीय प्रभाव। किसी तार में करंट बहने से उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इसी से हमारा पंखा, मोटर या इलेक्ट्रिक बेल काम करते हैं। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट। और तीसरा है रासायनिक प्रभाव। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जहां धातुओं पर परत चढ़ाते हैं, वो इसी का केमिकल इफेक्ट है। अच्छा, बैटरी का चार्ज होना भी इसी में आएगा ना? हाँ, बिल्कुल। और चौथा है गैस आयनीकरण प्रभाव। यह आयनीकरण वाला क्या फंडा है? जो हमारे हाई लाइट इंटेंसिटी वाले बल्ब होते हैं ना, उनमें उच्च वोल्टेज पर करंट गैसों को आयोनाइज कर देता है, जिससे वो चमकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और 5वां तथा आखिरी है किरण प्रभाव। जब बहुत तेज गति वाले इलेक्ट्रॉन्स को अचानक किसी भारी धातु से टकराकर रोका जाता है, तो वे अपनी ऊर्जा एक्सरे के रूप में छोड़ते हैं। ओ, मतलब मेडिकल फील्ड में जो एक्सरे निकालते हैं, वो करंट के इसी रे इफेक्ट का नतीजा है। बिल्कुल। अगर डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताएं और वीडियो नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। यार, मेरा ना एक और बहुत ही बेसिक सा डाउट है जो मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है। हाँ, पूछो ना, कोई भी डाउट छोटा नहीं होता। ये जो विभवांतर है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और विद्युत वाहक बल, जिसे ईएमएफ कहते हैं, इन दोनों का मात्रक तो वोल्ट ही होता है। तो दोनों में बुनियादी फर्क क्या है फिर? ये डाउट बहुत बच्चों को आता है। देखो, ईएमएफ के नाम में बल जुड़ा है, जो सबसे बड़ा धोखा है। धोखा है? हाँ, ये कोई बल नहीं है, बल्कि कुल ऊर्जा है। इसे ऐसे समझो जैसे एक पूरे शहर में पानी की सप्लाई करने वाला एक बड़ा पंप। ये पंप पूरे सिस्टम में पानी को घुमाने की जो कुल ताकत या ऊर्जा देता है, वो ईएमएफ है। सेल या बैटरी जो कुल ऊर्जा प्रदान करता है, वो उसका ईएमएफ है। अच्छा, ईएमएफ मतलब कुल ऊर्जा। और विभवांतर? विभवांतर बस परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का वोल्टेज डिफरेंस है, जो सिर्फ उन 2 पॉइंट्स के बीच धारा प्रवाहित करने के लिए आवश्यक होता है। अच्छा, मतलब ईएमएफ पूरे सर्किट का ड्राइविंग फोर्स है
और PD सिर्फ 2 पॉइंट्स के बीच का दबाव। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम अलर्ट भी सुन लो। हम ऊर्जा को नॉर्मली जूल में नापते हैं, है ना? हाँ, जूल तो स्टैंडर्ड है। लेकिन वैद्युत ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक भी होता है जिसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, EV। इसकी वैल्यू कितनी होती है? जब एक इलेक्ट्रॉन को ठीक 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो वो जो गतिज ऊर्जा अर्जित करता है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो जूल में इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। 1.6 गुणा 10 की घात -19? ये तो सच में बहुत ही छोटा है। हाँ, क्वांटम फिजिक्स में ऊर्जा का सारा लेन देन इसी मात्रक में होता है। समझ गई। अब बात करते हैं प्रतिरोध की या रेजिस्टेंस की। मतलब जो चीज करंट के रास्ते में रुकावट डालती है। बिल्कुल। जो पदार्थ धारा का विरोध करे वो प्रतिरोधक है, यानी रेजिस्टर। और उसके इस रुकावट डालने वाले गुण को प्रतिरोध कहते हैं, जिसे कैपिटल R से लिखते हैं। और इसका मात्रक ओम होता है ना? हाँ, ओम। अब बताओ, एग्जाम में अगर पूछा जाए कि ये प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है तो क्या लिखोगी? वही मैं पूछने वाली थी, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? इसके लिए एक मास्टर फॉर्मूला दिमाग में फिट कर लो। R समानुपाती होता है L/A के, मतलब तार की लंबाई L के सीधे समानुपाती और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती। अच्छा, मतलब गैलरी अगर बहुत लंबी है तो थकान ज्यादा होगी, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। और अगर तार मोटा होगा, यानी चौड़ी गैलरी होगी, तो निकलने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी, तो रेजिस्टेंस घटेगा। समझ गई। इसके अलावा ये पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर भी निर्भर करता है। अब देखो, जब हम इस फॉर्मूले में से समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक आ जाता है जिसे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रोह से दर्शाते हैं। तो रोह का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? रोह = R × A / L। और एग्जाम के लिए इसका SI मात्रक याद रखना, ओम मीटर होता है। ओम मीटर, ठीक है, नोट कर लिया। और एक और चीज होती है चालकता, जिसे कंडक्टेंस करते हैं और कैपिटल G से लिखते हैं। ये सीधे तौर पर प्रतिरोध का विलोम होती है, मतलब G = 1/R। तो इसका मात्रक ओम का उल्टा होगा? हाँ, इसे ओम इनवर्स कहते हैं या फिर महो। महो, ये नाम थोड़ा फनी है ना? ओम की स्पेलिंग को उल्टा कर दिया बस, और इसे सीमेंस भी कहा जाता है। अच्छा, सीमेंस। हाँ, और वैसे ही विशिष्ट चालकता, जिसे सिग्मा कहते हैं, वो विशिष्ट प्रतिरोध रोह का विलोम होती है। सिग्मा = 1/ρ। तो इसका मात्रक महो पर मीटर हो जाएगा? हाँ, महो पर मीटर या सीमेंस पर मीटर, बिल्कुल सही। अब आते हैं पूरी इलेक्ट्रिसिटी के सबसे बेसिक नियम पर, ओम का नियम। V = IR वाला नियम? हाँ, वही। लेकिन अक्सर बच्चे एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला लिखकर आ जाते हैं और मार्क्स कट जाते हैं। क्यों? इसमें और क्या लिखना होता है? क्योंकि इसकी एक बहुत सख्त शर्त है। यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप या दाब अपरिवर्तित रहें, तभी वोल्टेज V और करंट I का अनुपात स्थिर होता है। अच्छा, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। V/I = R। और ये नियम सिर्फ रेखीय मतलब लीनियर और द्विदिशात्मक मतलब बाय डायरेक्शनल परिपथ में ही काम करता है। तो अगर हम ये शर्त तोड़ दें, मतलब तापमान बदल दे, तो अलग अलग पदार्थों के प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, अगर हम सामान्य चालकों की बात करें, मतलब कंडक्टर्स की, तो तापमान बढ़ने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता है। ऐसा क्यों? गर्मी से तो इलेक्ट्रॉन्स तेज भागने चाहिए। भागते तो हैं, लेकिन गर्मी मिलने पर तार के अंदर के परमाणु भी बहुत तेजी से कंपन करने लगते हैं, जिससे भागते हुए इलेक्ट्रॉन्स के लिए उनसे बचकर निकलना मुश्किल हो जाता है। ओह, टक्करें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। इसीलिए चालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। और सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है फिर? अर्धचालकों और अचालकों में एकदम उल्टा होता है। तापमान बढ़ने पर उनका प्रतिरोध घटता है। अच्छा, वहाँ रेजिस्टेंस कम हो जाता है। हाँ, गर्मी से नए बॉन्ड्स टूटते हैं और बहुत सारे नए इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, जिससे करंट आसानी से बहता है। इसलिए इनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक या नेगेटिव होता है। इस गुणांक को निकालते कैसे हैं न्यूमेरिकल्स के लिए? इसे अल्फा से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला है RT = R0, फिर ब्रैकेट में 1 + αT, जहां R0 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस है और RT T टेम्परेचर पर। एकदम सही। और अगर सिर्फ अल्फा निकालना हो तो अल्फा = RT - R0 / R0 × T। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रतिशत प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है एकदम।
बस अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक बचा है, प्रतिरोधों का संयोजन। मतलब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ, श्रेणीक्रम और समांतर क्रम। सबसे पहले श्रेणीक्रम या सीरीज की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि धारा मतलब I पूरे सर्किट में एक समान रहती है, क्योंकि करंट के पास जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। एकदम सही लॉजिक। लेकिन ऊर्जा का जो दबाव है मतलब वोल्टेज, वो हर प्रतिरोध पर अलग अलग ड्रॉप होता है। V = V1 + V2 + V3। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं सीरीज में? इसका मास्टर फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बस सारे रेजिस्टेंस को सीधे जोड़ दो। Req = R1 + R2 + R3। ये तो आसान है। हाँ, और इसमें एक एग्जाम इनसाइट ये है कि सीरीज में जो समतुल्य प्रतिरोध या Req निकल कर आता है ना, वो सर्किट में लगे सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से भी हमेशा अधिक होता है। अच्छा, मतलब टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और पैरेलल के क्या नियम है? उसका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला भी है क्या? हाँ, बताता हूँ। समांतर क्रम में विभवांतर यानी वोल्टेज समान रहता है, लेकिन रास्ते अलग होने की वजह से धारा अलग अलग रास्तों में बढ़ जाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका बेसिक फॉर्मूला है 1/Req = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। और जो शॉर्टकट तुम बता रहे थे? अगर सर्किट में सिर्फ दो प्रतिरोध पैरेलल में है तो सीधा सा शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हो। Req = R1 × R2 / R1 + R2। अरे वाह, ये कैलकुलेशन के लिए काफी आसान रहेगा एग्जाम में। हाँ, टाइम बचता है इससे। और अंतिम एग्जाम इनसाइट ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो Req आता है ना, वो सर्किट में लगे सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। मतलब सीरीज में सबसे बड़े से भी बड़ा और पैरेलल में सबसे छोटे से भी छोटा। बिल्कुल सही। और बस एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना, ये जो प्रतिरोध होते हैं ना, इनका मान या तो उनके ऊपर डायरेक्ट अंकों के रूप में लिखा होता है या फिर कलर कोड के रूप में उन पे अंकित किया जाता है। कलर कोड्स को देख के हम उनकी वैल्यू आसानी से पता कर सकते हैं। करंट बहता है तो इलेक्ट्रॉन्स ना रेजिस्टर के एटम से टकराते हैं। इसे एक रफ पाइप की तरह सोचो जिसमें पानी फ्लो करने की कोशिश कर रहा है और पाइप की खुरदुरी सतह उसे रोक रही है। तो उस रुकावट या फ्रिक्शन की वजह से हीट निकलती होगी। एग्जैक्टली। उस फ्रिक्शन में विद्युत ऊर्जा खर्च होती है जो ऊष्मा या हीट बन के निकलती है। और यहीं से हमारा अगला टॉपिक जुड़ता है, विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिकल पावर और ऊर्जा। तो अगर पावर को डिफाइन करना हो तो सटीक परिभाषा क्या होगी? न्यूमेरिकल्स में तो कभी करंट देते हैं, कभी वोल्टेज। हमेशा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं। पावर का बेसिक मतलब है कार्य करने की दर या रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसका मूल सूत्र वही पुराना P = W/T है। पर सर्किट्स में जब हम बात करते हैं तो बेसिक फॉर्मूला बनता है P = V × I। वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, राइट? हाँ, अब यहां ओम का नियम यानी V = IR, इसको यूज करके हम फॉर्मूला मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर सवाल में वोल्टेज नहीं दिया तो V की जगह IR रख दो, नया फॉर्मूला बन जाएगा P = I²R। अच्छा, और अगर करंट ना दिया हो, सिर्फ वोल्टेज और रेजिस्टेंस हो तो I की जगह V/R रख दो, तो वो P = V²/R बन जाएगा। ये तीनों P = VI, P = I²R और P = V²/R एक ही चीज है। गॉट इट। और इनकी इकाइयों का क्या सीन है? एग्जाम में इंडस्ट्रियल यूनिट्स और SI यूनिट्स पर बहुत डीप सवाल आते हैं। बिल्कुल, SI इकाई तो वॉट होती है, जिसे हम जूल पर सेकंड भी कहते हैं। पर फैक्ट्रीज में जहां बड़ी बड़ी मोटर्स चलती हैं वहां पावर बहुत ज्यादा होती है, तो हॉर्स पावर यानी HP का यूज होता है। तो इनका आपस में डायरेक्ट कन्वर्जन क्या है? एक HP हमेशा 735.5 वॉट के बराबर होता है, और अगर इसको किलोवाट में पूछे तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1.36 HP के। ये सीधे MCQ में आते हैं। पर विद्युत शक्ति और ऊर्जा यानी पावर और एनर्जी में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। बिल्स तो एनर्जी के आधार पर आते हैं ना? हाँ, इसको ऐसे समझो, पावर वो स्पीड है जिस स्पीड से तुम गाड़ी चला रहे हो, और एनर्जी वो टोटल डिस्टेंस है जो तुमने तय किया है। ऊर्जा का मूल सूत्र होता है एनर्जी = पावर × टाइम। तो अभी जो पावर के फॉर्मूलाज बताए जैसे VI, उनमें बस टाइम मल्टीप्लाई कर दे तो E = VIT बन जाएगा। एकदम सही। या फिर E = I²RT या E = V²/R × T। सब में बस T लगाना है। और ऊर्जा की कमर्शियल इकाई क्या होती है? कमर्शियल इकाई होती है किलोवाट घंटा यानी kWh। अगर तुम्हारे पास 1000 वाट की आयरन है और उसे 1 घंटा चलाते हो तो मीटर में जो 1 यूनिट गिरती है
वही 1 kWh होती है। परीक्षा में तो इसका जूल वैल्यू भी पूछते हैं ना? हाँ, 1 kWh बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल्स के, और अगर कैलोरीज में बदलना हो तो 807 किलो कैलोरीज। अगर एग्जाम में सीधा घर का सेटअप दे दें तो महीने की यूनिट्स निकालने का क्या फॉर्मूला है? यूनिट निकालने का यूनिवर्सल फॉर्मूला है वोल्ट × एम्पियर × आर डिवाइडेड बाय 1000, या सीधे वॉट × आर बाय 1000। और हाँ, इस किलोवाट घंटे को BTU यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं। अच्छा, ये सब थ्योरी तो सिंपल सर्किट्स के लिए ठीक है, पर जब कंप्यूटर मदरबोर्ड जैसे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स आते हैं जहां लूप्स और नोड्स भरे पड़े हैं, वहां क्या करेंगे? वहां अकेले ओम का नियम फेल हो जाता है। वहां हमें करंट और वोल्टेज निकालने के लिए किरचॉफ के नियमों की जरूरत पड़ती है। KCL और KVL वाले नियम है ना, इनमें बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि इनका लॉजिक और कंजर्वेशन बेसिस क्या है। देखो, पहला है विद्युत धारा नियम, जिसे KCL या नोड रूल कहते हैं। इसको एक ट्रैफिक चौराहे की तरह समझो। KCL कहता है कि किसी भी नोड पर आने वाली और जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा 0 होता है। मतलब? सिग्मा इक्वल 0, जितना ट्रैफिक आएगा उतना ही बाहर जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए ये आवेश संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित है। नोड अपने पास कोई चार्ज स्टोर नहीं कर सकता। और दूसरा नियम जो वोल्टेज से जुड़ा है? दूसरा नियम है KVL या क्लोज्ड सर्किट रूल। इसको एक पहाड़ की हाइकिंग जैसा समझो। अगर तुम बेस कैंप से शुरू करके वापस वहीं आते हो तो नेट एलिवेशन चेंज 0 होता है। अच्छा, तो सर्किट में इसका क्या मतलब हुआ? मतलब किसी भी बंद परिपथ में पूरे लूप के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप्स का एल्जेब्रिक सम 0 होता है, यानी सिग्मा V इक्वल 0 और सिग्मा IR इक्वल 0। ये तो फिर सीधा सीधा एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित हुआ। एकदम सही, ऊर्जा संरक्षण पर एक चेतावनी है जो PDF में दी है। ये दोनों नियम डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स पर लागू नहीं होते, इन्हें लम्प्ड पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। पर इनमें सबसे बड़ा हेडेक तो साइन कन्वेंशंस यानी चिन्ह परिपाटी का है। कब प्लस लेना है और कब माइनस? KCL में सिंपल है, नोड की तरफ आने वाली धारा को प्लस लो, जैसे अकाउंट में पैसे आए, और जाने वाली को माइनस लो। और KVL में जब रास्ते में बैटरी आती है तो? अगर तुम्हारा पाथ बैटरी के माइनस टर्मिनल से घुसकर प्लस से निकल रहा है तो वोल्टेज बढ़ रहा है, इसे धनात्मक या प्लस ड्रॉप लो। अगर प्लस से माइनस की तरफ है तो ऋणात्मक या माइनस ड्रॉप लिखो। और अगर रास्ते में कोई रेजिस्टर आ जाए? अगर तुम करंट के बहने की दिशा में जा रहे हो तो एनर्जी लूज कर रहे हो, तो वहां माइनस IR लिखा जाएगा, और विपरीत दिशा में जा रहे हो तो प्लस IR। एक PDF में न्यूमेरिकल दिया था, वो थोड़ा समझा दो। हाँ, KCL वाला एग्जाम्पल, एक नोड पर 5 और 10 एम्पियर आ रहा है और वहां से 1 एम्पियर, 9 एम्पियर और एक अननोन करंट I बाहर जा रहा है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? आने वाला प्लस में +5 और +10, जाने वाला माइनस में -1, -9 और -I। इन सबको 0 के बराबर रख दो। तो 15 करंट आया और 10 बाहर जाता दिख रहा है, तो I की वैल्यू हुई 5 एम्पियर। बिल्कुल सिंपल है साहब। और KVL वाले लूप एग्जाम्पल में उन्होंने आउटर लूप की एक बड़ी इक्वेशन बनाई थी। वो इक्वेशन क्या थी? 10 - 3I + 5 - 1I - 4 - 3I इक्वल्स 0। इसमें बैटरीज का नेट 8 या 11 वोल्ट था और रेजिस्टर्स का -7I था। तो इक्वेशन बैलेंस करके 7I = 11 हो गया। हाँ, जिससे I की सटीक वैल्यू 11/7 यानी लगभग 1.57 एम्पियर आती है। यही इन नियमों की ताकत है। अगर डिस्कशन अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताएं और वीडियो नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो इन नियमों का सबसे बेहतरीन व्यवहारिक उपयोग है व्हीटस्टोन ब्रिज, जो सर्किट्स में अज्ञात प्रतिरोध मापने के काम आता है। अच्छा, ये वो डायमंड शेप वाला सेटअप है ना, जिसमें 4 रेजिस्टर्स लगते हैं, P, Q, R और S? वही। और इस डायमंड के ठीक बीच वाले डायगोनल में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है जो करंट मापता है। PDF में एक टर्म थी संतुलित स्थिति या बैलेंस्ड कंडीशन, ये क्या होती है? इसे तराजू की तरह समझो। जब ब्रिज बैलेंस होता है तो बीच वाले गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा 0 हो जाती है, यानी IG = 0। मतलब बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करता? हाँ, उस स्थिति में दोनों बाजुओं के रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर हो जाता है। फॉर्मूला है P/Q = R/S। इससे तुम चौथा अननोन रेजिस्टर S आसानी से निकाल सकते हो। और परीक्षा के हिसाब से इसकी मैपिंग रेंज क्या होती है?
ये सिर्फ मध्यम प्रतिरोध यानी मीडियम रेजिस्टेंस मापने के काम आता है। रेंज होती है 1 ओम से लेकर 0.1 मेगा ओम तक। अब थोड़ा नैरेटिव शिफ्ट करते हैं। अब तक हम सिर्फ रेजिस्टर्स की बात कर रहे थे जो एनर्जी खर्च करते हैं। उन डिवाइसेस का क्या जो ऊर्जा को स्टोर करते हैं? हाँ, यहाँ एंट्री होती है संधारित्र की, जिसे कैपेसिटर कहते हैं। इसका मूल काम विद्युत ऊर्जा को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में जमा करना है। इसका मेन फंक्शन सर्किट्स में क्या होता है? डीसी और एसी पर यह कैसे रिएक्ट करता है? इसको एक पानी के टैंक में लगी स्ट्रेचेबल झिल्ली की तरह सोचो। जब डीसी भेजते हो, झिल्ली स्ट्रेच होके पानी रोक देती है, तो कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है। और एसी के केस में? एसी बार बार दिशा बदलता है, तो वो झिल्ली वाइब्रेट करती है और एनर्जी आगे पास होती रहती है। तो कैपेसिटर एसी को आसानी से प्रवाहित होने देता है। धारिता यानी कैपेसिटेंस का मैथ क्या है? धारिता Q का फॉर्मूला है Q/V, यानी आवेश बटे विभवांतर। ये एक अदिश या स्केलर राशि है। इसकी इकाई तो फैरेड होती है ना? हाँ, ऐसा इकाई फैरेड है, पर वो इतनी बड़ी इकाई है कि हम हमेशा माइक्रोफैरेड या पिकोफैरेड यूज करते हैं। 1 माइक्रोफैराड मतलब 10⁻⁻⁶ फैरेड। पीडीएफ में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था अर्थ की धारिता के बारे में। गोलाकार चालक का फॉर्मूला क्या बताया था? स्फेरिकल कंडक्टर का फॉर्मूला है C = 4πε0r। अगर हम पृथ्वी की बड़ी रेडियस इसमें डालें तो उसकी कैलकुलेटेड धारिता सिर्फ 711 माइक्रोफैरेड आती है। वेट, क्या बात कर रहे हो? मेरे सीलिंग फैन का कैपेसिटर तो 2.5 माइक्रोफैरेड का होता है। हाँ, पूरी पृथ्वी की धारिता फैन के कैपेसिटर से बस कुछ 100 गुना ही बड़ी है। हालांकि एक्चुअल में इसे अनंत माना जाता है, पर मैथ यही फन फैक्ट दिखाता है। दैट इज माइंड ब्लोइंग। और जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसका क्या फॉर्मूला है? उसमें 2 प्लेट्स पैरेलल होती हैं। हवा में फॉर्मूला है C = ε0 A/d, एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। और इन प्लेट्स के बीच जो एनर्जी यू स्टोर होती है वो होती है ½ CV²। और अगर प्लेट्स के बीच हवा की जगह कोई डाइइलेक्ट्रिक डाल दें, जैसे माइका या ऑयल, तो एनर्जी कैपेसिटी अचानक से मल्टीप्लाई हो जाती है। हर परावैद्युत माध्यम की एक डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, वोल्ट्स पर मिलीमीटर में। जैसे हवा की सामर्थ्य 3000 वोल्ट्स पर मिलीमीटर होती है ना? सही कहा। उसके ऊपर जाएंगे तो हवा ब्रेकडाउन होकर कंडक्टर बन जाएगी और स्पार्क निकल आएगा। और इसमें परावैद्युत स्थिरांक K निकालने का सिंपल तरीका है। नए माध्यम की धारिता को हवा की धारिता से डिवाइड कर दो, तो धारिता K गुनी बढ़ जाएगी। हाँ, और ध्यान रखना K का मान हमेशा 1 से अधिक ही होता है। इन कैपेसिटर्स को सीरीज और पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं? क्या रेजिस्टर्स जैसा ही फॉर्मूला लगता है? नहीं, यहाँ रूल्स बिल्कुल उल्टे हैं। पैरेलल में जोड़ते वक्त हम टेक्निकली प्लेट्स का टोटल एरिया बढ़ा रहे होते हैं, तो धारिता बढ़ती है। तो पैरेलल में सीधा C = C1 + C2 होगा। एकदम सही। यहाँ सभी पर वोल्टेज सेम रहता है, पर चार्ज अलग होता है। और सीरीज में जब जोड़ते हैं तो प्रभावी दूरी बढ़ जाती है, जिससे कैपेसिटी कम हो जाती है। यानी सीरीज में बटे वाला फॉर्मूला लगेगा, 1/C = 1/C1 + 1/C2। बिल्कुल। यहाँ आवेश एक समान रहता है, पर वोल्टेज अलग अलग होता है। इसको बस रेसिस्टर का उल्टा याद रखना है। समझ गई। पर एक बात बताओ, ये सारी ऊर्जा चाहे रेजिस्टर खर्च करे या कैपेसिटर स्टोर, आती कहाँ से है? यहाँ हमारा आखिरी टॉपिक आता है, विद्युत सेल। बिना पावर सोर्स के तो सर्किट चालू ही नहीं होगा ना? तो सेल का बेसिक काम क्या होता है? ये सेल के अंदर की रासायनिक ऊर्जा को लगातार डीसी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पीडीएफ में प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स के बीच फर्क दिया था। ये क्या होता है? प्राइमरी सेल्स एक माचिस की तीली जैसे होते हैं। एक बार केमिकल रिएक्ट करके डिस्चार्ज हो गया तो दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता। इसके एग्जाम्पल्स थे ना, लेक्लैंच, एडिसन, डैनियल सेल। हाँ, और बंसन सेल या फिर वॉचेस में लगने वाला मर्क्यूरी सेल भी, ये सब प्राइमरी हैं। और सेकेंडरी सेल्स प्रैक्टिकल लाइफ में इतने ज्यादा यूज क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी सबसे बड़ी खासियत इनका रिचार्ज होना है। इनकी केमिकल रिएक्शंस दोनों दिशाओं में काम करती हैं। एक बार डिस्चार्ज हो जाएं तो बाहरी चार्जर से इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, जैसे तुम्हारी कार बैटरी या इन्वर्टर्स। करंट आयनों के कारण बहता है। आयन्स के कारण। ओके। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रोलाइट्स में आयन। आम बोलचाल में हम जिसे बैटरी कह देते हैं ना, वो असल में बैटरी नहीं है। बैटरी तो बहुत सारे सेलों का एक कॉम्बिनेशन होती है। अच्छा, मतलब एक है तो सेल और जुड़ गए तो बैटरी। सही पकड़ा। अब इसमें सेकेंडरी सेल्स होते हैं जिन्हें हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, जैसे गाड़ियों वाली लेड एसिड बैटरी या हमारे फोन की लिथियम आयन बैटरी। और वो सोलर सेल वाला क्या कॉन्सेप्ट है?
वो भी तो इसी में आता है ना? हाँ, वो फ्यूल सेल और सोलर सेल की कैटेगरी में आता है। फ्यूल सेल क्या करता है? वो सीधे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है और सोलर सेल सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा को। ओके, ये तो सीधा सीधा ऊर्जा रूपांतरण हो गया। पर मुझे उस आंतरिक प्रतिरोध वाले टॉपिक में हमेशा डाउट रहता है। ये सेल के अंदर प्रतिरोध कैसे पैदा हो जाता है? ये बहुत ही कॉमन डाउट है। इसे ऐसे समझो जैसे तार में मटेरियल करंट को रोकता है ना, वैसे ही सेल के अंदर एक गाढ़ा घोल होता है जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट का तो नाम सुना है। तो जब आयनों को करंट बनाने के लिए उस घोल से गुजरना पड़ता है तो वो घोल एक रुकावट डालता है। इसे तुम ऐसे इमेजिन कर सकती हो जैसे तुम्हें सीने तक पानी से भरे तालाब में दौड़ना पड़े। ओह, मतलब पानी मेरी स्पीड कम कर देगा? बिल्कुल, वही रुकावट सेल का आंतरिक प्रतिरोध या स्मॉल आर है। क्या बात है, ये तालाब वाले एग्जाम्पल से तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। पर एग्जाम में इसका फॉर्मूला कैसे पूछते हैं, मतलब न्यूमेरिकल कैसे आते हैं? एग्जाम में सीधा फॉर्मूला आता है I बराबर E और उसे डिवाइड करना है कैपिटल R प्लस स्मॉल r से। यहाँ E जो है वो सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF है। हाँ, मुझे याद आ रहा है, PYQ में इसके डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनते हैं। अगर हमने स्मॉल r को इग्नोर कर दिया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। एकदम सही। तो सेल के बाद अब हम चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक तो सबको पता है कि समान ध्रुव एक दूसरे को धकेलते हैं और विपरीत ध्रुव खींचते हैं। हाँ, वो बचपन वाला नॉर्थ साउथ पोल का अट्रैक्शन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें मेन खेल कृत्रिम चुंबकों का है। प्राकृतिक चुंबक जैसे लोडस्टोन तो बहुत अनियमित और कमजोर होते हैं, इसलिए हम अपनी जरूरत के हिसाब से स्थायी और अस्थायी चुंबक बनाते हैं। स्थायी चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट, राइट? ये कहाँ यूज होते हैं? ये वहां यूज होते हैं जहां लंबे समय तक चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, जैसे डायनेमो या लाउडस्पीकर। हाँ। इन्हें बनाने के लिए इस्पात, निकल, कोबाल्ट और एल्निको का उपयोग किया जाता है। एलिनिको मतलब वही ना, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का मिक्सचर। हाँ बिल्कुल। और दूसरे होते हैं अस्थायी या विद्युत चुंबक। ये नरम लोहे से बनते हैं और केवल तभी तक काम करते हैं जब तक इनमें करंट बहता है। वेट, एग्जाम में अक्सर ये सवाल आता है कि भारी क्रेन में नरम लोहे का ही उपयोग क्यों होता है, मतलब हम वहां स्थायी चुंबक क्यों नहीं लगा देते? ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, अगर भारी क्रेन में स्थायी चुंबक लगा दिया तो वो लोहे को चिपका तो लेगा, पर करंट बंद करने के बाद भी उसमें थोड़ा चुंबक तो बचा रह जाएगा। अच्छा, तो सामान क्रेन से चिपका ही रह जाएगा? हाँ, लेकिन नरम लोहे में ऐसा नहीं होता। करंट हटाते ही उसका चुंबकीय गुण तुरंत जीरो हो जाता है, तो सामान आसानी से छूटकर नीचे गिर जाता है। ओह, अब लॉजिक समझ आया, मतलब कंट्रोल हमारे हाथ में रहता है। बिल्कुल। अब इसी से जुड़ा है चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। इनके नाम तो बहुत भारी हैं। एग्जाम में इनको कैसे पहचाने? चुंबकशीलता यानी म्यू की वैल्यू से। लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा और इस्पात, इनकी म्यू वैल्यू 1000 से भी ज्यादा होती है। ये बहुत तेजी से चुंबक की तरफ खींचते हैं। और अनुचुंबकीय? अनुचुंबकीय जैसे एल्यूमिनियम, इनकी म्यू वैल्यू 1 से बस थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये हल्के से आकर्षित होते हैं। वेट, तो एग्जाम में वो जो ऑप्शन आता है कि म्यू <1 है, वो किस पदार्थ के लिए टिक करना है? वो होता है प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक के लिए, जैसे बिस्मथ या तांबा। मजे की बात यह है कि ये पदार्थ चुंबक की ओर खींचने के बजाय उससे हल्का सा दूर भागते हैं, यानी प्रतिकर्षित होते हैं। अरे वाह, मतलब ये उल्टी दिशा में रिपेल होते हैं। ये तो एकदम नया कॉन्सेप्ट है। हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है चुंबकीय बल रेखाएं। ये रेखाएं चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ जाती हैं और अंदर साउथ से नॉर्थ। मतलब ये एक बंद परिपथ या क्लोज लूप बनाती हैं, है ना? बिल्कुल। और ये खींचे हुए रबर की तरह सिकुड़ने की कोशिश करती हैं, पर इनका सबसे बड़ा रूल ये है कि ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती। एक मिनट, यहाँ मैं क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूंगी। ये बल रेखाएं एक दूसरे को काट क्यों नहीं सकती? देखो, अगर ये किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी तो उस कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 अलग-अलग दिशाएं हो जाएंगी। और एक ही जगह पर 2 दिशाएं होना तो इम्पॉसिबल है। एकदम सही। कंपास की सुई एक साथ 2 दिशाओं में तो घूम नहीं सकती ना, इसीलिए ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। सही है, ये कॉन्सेप्ट तो अब हमेशा याद रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताएं और वीडियो नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हाँ, आगे बढ़ने से पहले सब लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। चलिए अब आगे देखते हैं।
चुंबकीय फ्लक्स को, इसे फाई से दर्शाते हैं। ये किसी तल के लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या है। इसका मात्रक तो वेबर होता है ना एग्जाम के लिए? हाँ, ऐसा ही मात्रक वेबर है। और एक और मात्रक है मैक्सवेल। एक वेबर 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। और वो फ्लक्स घनत्व क्या है फिर? वो बी होता है, यानी फाई अपॉन एरिया। इसके बाद हमें फ्लेमिंग के हाथ के नियम देखने हैं, बायां हाथ और दायां हाथ। उफ़ो, इसमें तो स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। एग्जाम में इसे याद रखने का कोई तरीका है क्या? बहुत आसान ट्रिक है। देखो, दोनों हाथों में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को 90 डिग्री पे रखना है। ट्रिक ये है कि राइट हैंड जनरेटर के लिए होता है, प्रेरित धारा की दिशा निकालने के लिए, और लेफ्ट हैंड मोटर के लिए, बल की दिशा के लिए। अच्छा, मतलब करंट पैदा करना है तो राइट हैंड और मशीन घुमानी है तो लेफ्ट हैंड? एकदम परफेक्ट। अब करंट पैदा करने की बात हुई है तो फैराडे के नियम कैसे भूल सकते हैं? हाँ, फैराडे का वो नियम जिसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। बिल्कुल। फैराडे का पहला नियम कहता है कि फ्लक्स में परिवर्तन होने से ईएमएफ उत्पन्न होता है, और दूसरा नियम सूत्र देता है E बराबर N इंटू d∅/dt। और लेंस का नियम, वो भी तो इसी से जुड़ा है ना? हाँ, लेंस का नियम कहता है कि प्रेरित धारा हमेशा उसी कारण का विरोध करती है जिससे वो खुद उत्पन्न हुई है। मतलब जिसने पैदा किया उसी से लड़ाई? ये तो ऊर्जा संरक्षण जैसा लग रहा है। बिल्कुल, ये एक ऊर्जा संरक्षण का ही रूप है। अब आते हैं उस मशीन पर जो हमारे घरों तक बिजली लाती है, यानी ट्रांसफॉर्मर। हाँ, ट्रांसफॉर्मर। ये तो सिर्फ एसी पर काम करता है ना? सही कहा। ये एक स्थैतिक मशीन है जो समान फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज को कम या ज्यादा करती है, और ये अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करती है। मेरा एग्जाम का एक फेवरेट डाउट है यहाँ। ट्रांसफार्मर की दक्षता 95% तक क्यों होती है और ये डीसी पर काम क्यों नहीं करता? है कि इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता, तो घर्षण या फ्रिक्शन नहीं होता, और डीसी में करंट स्थिर होता है तो फ्लक्स में कोई बदलाव नहीं होता। बिना बदलाव के फैराडे का नियम काम नहीं करेगा और ट्रांसफार्मर जल सकता है। ओ, अब समझे। इसके दो टाइप्स भी तो होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। हाँ, ऊंचाई यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाता है और करंट कम करता है, इसमें द्वितीयक फेरे ज्यादा होते हैं। और अपचयी यानी स्टेप डाउन वोल्टेज कम करता है और करंट बढ़ाता है, इसमें प्राथमिक फेरे ज्यादा होते हैं। वेट, स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ता है तो करंट कम क्यों हो जाता है? एग्जाम में ये कथन निष्कर्ष वाले सवालों में बहुत आता है। ये पावर को बैलेंस करने के लिए होता है। इनपुट और आउटपुट पर पावर समान रहनी चाहिए। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो पावर को कांस्टेंट रखने के लिए करंट को कम होना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। और इसका ईएमएफ समीकरण भी होता है ना? मैक्स इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। ये फॉर्मूला तो रटना पड़ेगा। हाँ, लिखकर प्रैक्टिस करना। और अंत में डीसी मशीनें, डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, और डीसी मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक